तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं जैव प्रक्रम के बारे में, और इस चैप्टर में हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? श्वसन के बारे में। श्वसन यानी कि रेस्पाइरेशन। रेस्पिरेशन कहीं कहीं बोलता है, कहीं कहीं पर रेस्पाइरेशन बोलता है। चलिए समझते हैं रेस्पाइरेशन या रेस्पिरेशन क्या है। जैसा कि पिछले अध्याय में जो कि वर्ग 10 का था, इस वर्ग 10 के पिछले अध्याय में जैव प्रक्रम में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? जैव प्रक्रम में हम ये पढ़े हुए हैं कि जीव जंतु जो है वह क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऊर्जा की जरूरत होती है। तो पिछले अध्याय में हम लोग जैसे कि जैव प्रक्रम था, जैव प्रक्रम में ये पढ़े हुए हैं कि प्रत्येक जीव जो है, सजीव जो है, इस पृथ्वी पर जो भी सजीव है वे अपने जीवन को सुचारू रूप से या अपने शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से कार्य करवाने के लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है, और उन ऊर्जाओं की पूर्ति जो है उन्हें भोजन से मिलती है। और जब भोजन से मिलती है तो वही क्रिया हमारे लिए उस चैप्टर में क्या कहा है? पोषण कहा है। यानी कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जीव जो था वो क्या करता था? भोजन करता था। किसके लिए भाई? तो ऊर्जा के लिए। तो वो ऊर्जा किस लिए चाहिए? तो वो ऊर्जा उनके शारीरिक अंगों के पूर्ण रूप से संचालन के लिए या उनके शारीरिक कार्यों के लिए। ये सारी चीजें थी जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हुए थे। और अभी इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो याद रखेंगे हमें श्वसन के बारे में जानना है। तो श्वसन क्या है? ये वर्ग 10 का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो श्वसन जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पिछले अध्याय में क्या पढ़े हुए हैं? तो पिछले अध्याय में हम लोग ये पढ़े हैं, पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े हैं जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। हम लोग इसमें जैव प्रक्रम में पढ़े क्या थे? हम जैव प्रक्रम में ये पढ़े हुए थे कि सजीवों को शारीरिक अंगों के संचालन या फिर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए, शारीरिक अंगों के संचालन या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के करने के लिए, क्रियाकलापों को करने के लिए किस चीज की जरूरत थी? ऊर्जा की जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी? ऊर्जा की जरूरत थी। ऊर्जा की जरूरत होती थी। और वह ऊर्जा उन्हें किस तरीके से प्राप्त होता था? तो वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता था। भोजन से प्राप्त होता था। और सजीवों में भोजन के प्राप्त करने की जो विधि थी, वही विधि हमारी क्या कहलाती थी? पोषण, ठीक है। तो याद रखेंगे कि सजीवों में भोजन को प्राप्त करने की विधि या ग्रहण करने की विधि हमारी क्या कहलाती थी? पोषण। क्योंकि हम लोग अगर देखें तो अपने इस पिछले चैप्टर में हम यही पढ़े हुए हैं कि पोषण क्या है। तो पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव क्या करते थे? भोजन को ग्रहण करते थे। अभी जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि पोषण जो था वह पोषण दो प्रकार से था। एक था स्वपोषण और दूसरा था विषम पोषण। एक था स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहते थे? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करता था या स्वयं बनाता था, ठीक है, उसको स्वपोषण कहते थे। मतलब पोषण की उस विधि को स्वपोषण कहते थे, और तथा वैसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते थे। और नेक्स्ट जो था अपना विषम पोषी, तो विषम पोषी हम वैसे जीवों को कहते थे। पोषण की वह विधि थी विषम पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद ना बनाता था, वह किसी दूसरे पर निर्भर रहता था या आश्रित रहता था। तो याद यहाँ पर यह रखना है कि विषम पोषण जो था वो हमारा एक प्रकार से नहीं था, वो हमारा 3 प्रकार से था। पहला था मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। 3 प्रकार के पोषण पढ़े हुए थे। मृतजीवी,
परजीवी और फिर प्राणी संपोषण। तो वो सारे जो थे वो हमारे पोषण की विधियां थी, ठीक है। तो हम पोषण को हम इस तरीके से मान सकते हैं कि पोषण एक प्रकार की विधि है। तो किस प्रकार की विधि है? तो भोजन को ग्रहण करने की विधि, ठीक है। तो वही चीज हम लिखे हुए हैं कि सजीवों में भोजन प्राप्त करने या ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। यानी कि इसको कहीं कहीं पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिखता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि इस चैप्टर में क्या होता है। श्वसन जैसे कि अपना चैप्टर है, तो याद हमें ये रखना है कि जब भी हम कोई भोजन की प्राप्ति करते हैं, या फिर हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि भोजन का मनुष्य में पाचन कैसे होता है, कि भोजन मनुष्य पहले मुख से ग्रहण करता है, मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, और अमाशय से हमारा छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, और वहीं पर पचित पदार्थों का अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। हम लोग ये तो अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं कि भोजन जो है मनुष्यों में वो 5 तरीके से, भोजन जो है पचने का जो कार्य है मनुष्य में वह 5 चरणों में कंप्लीट होता है। कौन कौन? अंतःग्रहण, फिर क्या है? पाचन, फिर क्या है? अवशोषण, फिर क्या है? स्वांगीकरण, और फिर क्या है? बहिष्करण, ठीक है। ये 5 चरण होते थे जिसके सहारे या जिसकी सहायता से मनुष्य में भोजन का पाचन होता था। तो वहां पर जो हमारा 3rd नंबर पॉइंट है अवशोषण, पहला अंतर्ग्रहण जो कि मुंह में किए, दूसरा पाचन जो कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से हो गया, वहीं पर हुआ अवशोषण, ठीक है। वहीं पर क्या हुआ? अवशोषण। अवशोषण हुआ छोटी आंत में, तो जो अवशोषण हुआ उस अवशोषण से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो हमें प्राप्त होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ, जैसे हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है, या फिर हमें न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त होता है, या फिर वसा प्राप्त होती है, या फिर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होती हैं? पचित पदार्थों के रूप में प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर बात ये होता है कि ये जो हम लोग भोजन ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब जटिल पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थ जो हैं, जब हम भोजन करते हैं और उसका जब पाचन हो जाता है हमारे शरीर में, तो पाचन होने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में बस कार्बनिक चीजें आ जाती हैं और कुछ अकार्बनिक चीजें भी होती हैं, याद रखेंगे। लेकिन कार्बनिक चीजों पर मुख्य रूप से हम ध्यान देंगे। याद ये रखेंगे कि कार्बनिक चीजों के रूप में हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, अकार्बनिक चीजों के रूप में हमें न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल, वसा हो गई, ग्लिसरॉल हो गया, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अब इन सभी चीजों से क्या होता है? हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। अब इन सभी चीजों से डायरेक्ट अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होने के पीछे रीजन ये है कि कोई ना कोई क्रियाकलाप जरूर होता होगा। तो वो जो क्रियाकलाप हम यहाँ पर देखेंगे कि केवल भोजन कर लिए और जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बन गया और उससे हमें किस प्रकार से एनर्जी मिली, वो एनर्जी मिलने के पीछे रीजन है ये हमारा श्वसन। श्वसन ही हमें क्या कराता है? ऊर्जा की प्राप्ति कराता है। हम श्वसन को एक प्रक्रिया मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या है हमारी? तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भोजन से हमें प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा या ग्लिसरॉल या न्यूक्लिक अम्ल, ये सारी चीजें जो हैं, इन सभी चीजों का क्रमिक रूप से ऑक्सीकरण या अवकरण होता। बात को समझिए, ध्यान दीजिए। अब हम एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर ये हमारा शरीर है, शरीर से हमें क्या प्राप्त हुआ? हम शरीर में भोजन लिए, शरीर से हम क्या किए? शरीर को भोजन दिए। यह भोजन जो है, यह भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यह भोजन क्या है हमारा? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और यह जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है हमारा, यह जटिल कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में उपस्थित पाचन ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है, यह इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ दिया जाता है। सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या किया जाता है? विभक्त किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विभक्त कर दिया जाता है। और ये हम किए, विभक्त कर दिया जाता है। ये हमारे शरीर में भोजन जो है वह क्या हो गया? टूट गया। अब भोजन टूट गया तो यहाँ पर ये जो हमारे शरीर में सरल कार्बनिक पदार्थ है, अब इन सरल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण और अवकरण के कारण ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती
है। याद रखेंगे कि हमारे शरीर में अब ये जो हमारे पास जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जैसे हम भोजन के रूप में लिए हैं गेहूं, या फिर हम लिए हैं चावल, या फिर क्या लिए हैं, चावल, और ये एक जटिल खाद्य पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है या जटिल खाद्य पदार्थ है। यह जटिल खाद्य पदार्थ जब सरल अणुओं में टूटा तो हो सकता है कि यह क्या बने, ग्लूकोज बने। और ये जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह ग्लूकोज ऊर्जा तब देगा जब यह ग्लूकोज, वीडियो में देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा नीचे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज में हमें, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा कब प्राप्त होगी, जब हम इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। क्योंकि जब ऑक्सीकरण होगा ना, तो ऑक्सीकरण होने के कारण या फिर अवकरण होने के कारण, ऑक्सीकरण या अवकरण होने के कारण कहा जाता है कि जब ऑक्सीकरण होगा या अवकरण होगा तो क्या होगा कि जो यौगिक है उन यौगिकों का विघटन होगा या फिर उनका संयोजन होगा। और जब यौगिकों का विघटन होगा मतलब यौगिक टूटेंगे और यौगिकों का संयोजन होगा यानी कि यौगिक जुड़ेंगे, तो उनके जुड़ने के कारण या उनके टूटने के कारण एनर्जी उत्पन्न होती है। और वो जो एनर्जी उत्पन्न हुई, उस एनर्जी से ही हम क्या करते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होता है और वे सारे क्रियाकलाप करते हैं। क्लियर। हम लोग के शरीर में जो भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो गया, उस पाचन से हमें क्या मिला, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण 2 चरण में होता है। पहला होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। हम ऑक्सीकरण को देखेंगे, अभी 2 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इसी ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है कि जो यौगिक है, यह यौगिक जिसमें रासायनिक बंधन होता है, और रासायनिक बंधन है तो उसमें कोई ना कोई ऊर्जा है, ऊर्जा है ना जी। अब रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित है कि नहीं है, या रासायनिक बंधन बना है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी है। अब वो बंधन टूटेगा तो एनर्जी उत्पन्न होगा, और उसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, अपने शारीरिक क्रियाओं का या क्रियाकलापों का संचालन या क्रियाकलाप करते हैं, ये सारी क्रिया। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर ये है, अब आगे यहाँ पर क्या है कि जो ऑक्सीकरण है, यह ऑक्सीकरण हमारे शरीर में 2 चरणों में पूर्ण होता है। ऑक्सीकरण कितने चरण में, 2 चरण में पूर्ण होता है। पहला जो चरण है वह चरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और दूसरा जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला जो श्वसन की बात कर रहे हैं, माफ करना, पहला जो ऑक्सीकरण का चरण है, यह ऑक्सीकरण यहाँ पर क्या होता है कि 2 चरणों में संतुलित होता है या 2 चरणों में पूर्ण होता है, जिसमें पहला हमारा क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीकरण यहाँ पर क्यों बोला है, तो पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो भोजन पच गए हैं, इन पचे हुए भोजन से जो जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट गए, इनके टूटने के बाद जो हमें ये चीज प्राप्त हुई, इनसे जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा हमें ऑक्सीकरण के माध्यम से होती है। अब ऑक्सीकरण 2 चरण में होता है, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। याद रखेंगे कि हम केमिस्ट्री वाली चीज यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण तभी होगा जब ऑक्सीजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन हटेगा, वो चीज नहीं पढ़ना है हम ऑक्सीकरण ये भी पढ़े हुए थे कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका अवकरण होता है, पढ़े हुए हैं। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे, तो वही चीज को हम यहाँ पर मेन मुद्दा बनाएंगे और उसी चीज से हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। याद रखेंगे कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यह ऊर्जा सबसे कम ऊर्जा होती है, यानी कि ऊर्जा सबसे कम प्राप्त होती है। इससे हमें ऊर्जा सबसे कम प्राप्त होती
है। और इससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे हमें, उल्टे लिख दिए क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, ऊर्जा इससे, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होगी तो ऊर्जा हमें सबसे अधिक प्राप्त होगा और इससे हमें ऊर्जा सबसे कम प्राप्त होगा। ये याद रखेंगे, ये चीज होता है। एक से हमें ऊर्जा सर्वाधिक प्राप्त होगा और दूसरे से हमें ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होगा। अब आते हैं हम श्वसन की परिभाषा कि श्वसन की परिभाषा क्या, ठीक है। तो श्वसन की डेफिनेशन की बात करें हम, तो हम कह सकते हैं कि श्वसन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, सरल अणुओं में विभक्त होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, हम श्वसन की परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि श्वसन, इधर दिखाई दे रहा है, श्वसन क्या है, दे रहे नहीं दे रहे, श्वसन, श्वसन की अगर हम परिभाषा दें तो श्वसन की परिभाषा ये होगी कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, वीडियो रोका नहीं है ना, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक अणुओं में विभक्त होकर, सरल कार्बनिक अणुओं में विभक्त होकर क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति कराते हैं, चाहे ऊर्जा प्रदान कराते हैं। ये हमारा श्वसन हुआ, ये हमारा हुआ श्वसन, ठीक है। और याद रखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग एक चीज होता है, श्वास लेना, श्वास लेना क्या होता है, तो वो हम जब ह्यूमन से रिलेटेड जब पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि श्वास लेना क्या होता है। हम दरअसल जिस चीज की बात कर रहे हैं वो श्वसन है, और श्वसन जो है यह एक प्रकार का, श्वसन क्या है, तो श्वसन एक प्रकार का, आपके किताब में लिखता है कि यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ये दरअसल चीज ये कहां से आया, तो हम जो चीज अभी बताए आपको कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो है सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटे, और टूटने के बाद ये क्या हो गए कि दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हुए हैं, तो इनमें क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है और वियोग हो रहा है। तो संयोग होगा तो संयोजन, और संयोजन अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण होती है, वियोजन भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो हमारा संयोजन नहीं होगा। तो इसलिए कह दिया जाता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। हालांकि आपकी किताब में यह लिखेगा कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपके सिलेबस में पूछ चुका है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको ये उसमें जरूर मिलेगा कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान और श्वास छोड़ने के दौरान ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बनती है, और वह ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में भी निकलती है। या फिर अगर आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो आप देखेंगे तो आपसे गर्म हवाएं निकलेंगी, क्योंकि वहां पर क्या है, एनर्जी का उत्पादन हुआ, ठीक है। ये चीज इसलिए हम बोलेंगे कि ऊष्मा ऊर्जा उसमें से निकलती है, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस बात से आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो चीज है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल अणुओं में विभक्त होकर ऊर्जा प्रदान कराते हैं। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति भोजन किया और उस व्यक्ति के भोजन करने से भोजन जब पचा, भोजन का जब पाचन हुआ
तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप उसके शरीर में बना ग्लूकोज, क्या बना? ग्लूकोज। भोजन का पाचन हुआ तो उसके शरीर में बना ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से क्या हुआ कि उसके शरीर में जब ग्लूकोज बना तो अब इस ग्लूकोज का उसके शरीर में होगा विघटन। किसकी सहायता से? श्वसन की सहायता से। क्योंकि श्वसन हमारी क्या एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक अणुओं में विभक्त होते हैं। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज अब टूटेगा। अब टूटेगा ना, तो ग्लूकोज हम जानते हैं, वी नो दैट कि ग्लूकोज जो होता है वो C6H12 और O6 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6 और H12 और O6 होता है। कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। तो होता ये है ना कि जब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, एक बार हम देखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें क्या होता है? अधिक ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमें कम ऊर्जा मिलती है। तो यही चीज को वहां पर रिलेट करेंगे। रिलेट क्या करना है कि ये जो अब हमारा ये जो कार्बनिक पदार्थ है जो कि जटिल है, अब इसे तोड़ना है। अब इसे क्या करना है? तोड़ना है। तो टूटता है ना, तो ये टूटता है तो सबसे पहले यह दो सरल अणुओं में टूटता है। ये जो हमारा यौगिक है, यह यौगिक दो सरल अणुओं में टूटता है, जिसमें से जो पहला सरल अणु होता है, जिसमें से जो पहला सरल अणु होता है और जो दूसरा सरल अणु होता है, उन्हें हम कहते हैं पाइरुवेट। क्या कहते हैं? पाइरुवेट। ये ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे यहां पर कि हमें हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह पाइरुवेट जब विखंडित होता है, जब ये विखंडित होता है, जब ये टूटता है तो पाइरुवेट बनता है। क्या बनता है? पाइरुवेट। उस पाइरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4 और O3। उसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H4 और O3। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब सुनिए क्या है कि जब इसका क्या होगा? विखंडन होगा। क्या होगा? इसका विखंडन होगा। तो इसके विखंडन से क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि टूटेगा तो कोई ना कोई रासायनिक बंधन टूटा, और रासायनिक बंधन टूटने से क्या मिलेगा? ऊर्जा, एनर्जी। और अगर यह एनर्जी है तो यह एनर्जी किस रूप में होगी? तो यह एनर्जी ATP के रूप में होती है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा उपस्थित होगी, जो ग्लूकोज के टूटने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह ऊर्जा किस रूप में होगी? ATP के रूप में होगी। हम आपको इस चीज को समझाते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं, अब देखिए एनर्जी विभिन्न रूपों में होती है। जैसे अगर बैटरी में हम बात करें तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। हम लोग भोजन किए हैं तो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो भी रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम पंखा चला रहे हैं तो पंखा चल रहा है तो वो कौन सी ऊर्जा है? किस प्रभाव के कारण वो चल रहा है पंखा? पंखा जो है वह विद्युत ऊर्जा के कारण चल रहा है। ठीक है। और अगर हम जनरेटर को चला रहे हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, याद रखेंगे। टॉर्च को जला रहे हैं तो टॉर्च बैटरी से चल रहा है, तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा है? बैटरी में संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, तो ये सारी ऊर्जाएं हैं। अब हवा से पंखी चल रहा है, जो पवन चक्की चल रहा है, तो वो कौन सी ऊर्जा है? पवन ऊर्जा है। तो वो जो ऊर्जा का रूप है वह क्या है? ऊर्जा का रूप है। ठीक उसी प्रकार ना हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन हुआ, ग्लूकोज का पाचन हुआ, और उस ग्लूकोज के टूटने पर जो ऊर्जा मिला वह ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। और एटीपी के ही रूप में हमारे शरीर के सभी अंगों में यह ऊर्जा दौड़ता है। और जब एटीपी के रूप में हमारे शरीर के सभी अंगों में यह ऊर्जा दौड़ता है, तो इसीलिए इस एटीपी को हम सजीवों के शरीर की सार्वजनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं। से क्या कहते हैं? सजीवों के शरीर में ऊर्जा का या रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं। ठीक है। और चूंकि यह ऊर्जा कब मिला? जब हमारा ग्लूकोज टूटा। और ग्लूकोज टूटा है तो ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए इस ग्लूकोज को हम कोशिका का या सजीव का ईंधन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सजीव का या कोशिका का ईंधन कहते हैं। इस बात की जानकारी रखेंगे आप और अपने दिमाग में इसको फिक्स रखेंगे।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर ये जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा क्या होता है, यही ऊर्जा कोशिका में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अब यह कोशिका किसकी कोशिका होगी, तो शरीर की, तो शरीर की कोशिका में पहुंचाया जाता है एटीपी के रूप में। यह एटीपी क्या है हमारा, तो इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एटीपी का फुल फॉर्म लिख रहे हैं, इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको क्लास 11th में और 12th में कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है यह एक किस प्रकार का अणु है, इसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं और उसके मिलने से ये बना हुआ है, वो सारी चीजें पढ़ना है। दरअसल ये कोई नया नाम नहीं है, इसमें भी कार्बनिक यौगिक है और अकार्बनिक यौगिक है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है, याद रखेंगे। तो हम क्या बोले कि ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मिला और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में मिला, और एटीपी के रूप में मिला और यही एटीपी के रूप में शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। और जब कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है तो यह चल रहा है तो भाई एक जगह तो नहीं होगा, शरीर के सभी कोशिका में पहुंचेगा, और जब सभी कोशिका में पहुंचाया जाएगा तो इसीलिए इसे हम, इस एटीपी को हम क्या कहते हैं, तो इस एटीपी को सजीवों के शरीर में या फिर कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं। मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ढोने वाला हम कह सकते हैं कि गाड़ी कह सकते हैं, एक कैरियर है, ठीक है, जो क्या करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ढोता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक जो होता है, समस्त जैव कोशिका में, या देखे तो नीचे कट नहीं रहा है, समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक जो वाहक होता है, सार्वजनिक वाहक माने समझते हैं ना, जो ढोता है, माल ढोने वाला वाहक कहलाता है। यह वाहक हमारा क्या कहलाता है, एटीपी कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे, एटीपी कहलाता है। ये चीज अपने जानकारी में, अपने जहन में फिट कर लीजिएगा कि समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक जो है वह एटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, एटीपी। एटीपी की परिभाषा कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी कहलाता है, और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो है यह ऊर्जा का यह रूप ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज के, कट नहीं आ रहा है, कट रहा है, ग्लूकोज के आ गया है। तो ग्लूकोज के इधर आते हैं हम लोग, ग्लूकोज के यहां पर ध्यान देंगे कि वो जो है ऊर्जा एटीपी जो है, यह एटीपी जो ऊर्जा है, यह एटीपी ऊर्जा का रूप समस्त जैव कोशिकाओं को तब प्राप्त होती है, समस्त जैव कोशिकाओं को तब प्राप्त होती है जब ग्लूकोज का विखंडन होता है। जब क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, अतः ग्लूकोज को समस्त जैव कोशिकाओं का कोशिकीय ईंधन कहते हैं। समस्त जैव कोशिकाओं का क्या कहते हैं, समस्त जैव कोशिकाओं का कोशिकीय ईंधन कहते हैं। समस्त जैव कोशिकाओं का कोशिकीय ईंधन कहते हैं। इस बात को अगर समझ में नहीं आया तो बताइए, कोशिकाओं का कोशिकीय
ईंधन कहते हैं। बोलो अमृत निकल बा। अरे कहे का मतलब बा पेट्रोल जलेला तो क्या मिलेला? एनर्जी। अरे जिससे हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है, तो पेट्रोल के जलने से ऊर्जा मिला, तो पेट्रोल क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। तो ठीक उसी प्रकार कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिल रहा है एटीपी के रूप में, कब मिला? जब ग्लूकोज हमारा टूटा तब। तो इसलिए ना ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं, समस्त जैव कोशिका। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके टूटने से ऊर्जा मिली और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में मिली। और इस एटीपी को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक वाहक कहते हैं। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं, क्योंकि यह रासायनिक ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। क्लियर? ये है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए इतना ही है और आप इसको लिख सकते हैं आराम से। लिखिए।